हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में समझेंगे नेशनल पेंशन स्कीम क्या है, हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस को एनपीएस से बाहर क्यों रखा गया है और मांग की जा रही है कि हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस को भी एनपीएस से जोड़ दिया जाए। ये कहां तक उचित होगा। ममता दीदी ने अभी तक वेस्ट बंगाल में एनपीएस नहीं लगाया है, क्या कारण है और क्या इन्हें एनपीएस लगा लेना चाहिए, और अगर इन्होंने एनपीएस नहीं लगाया है तो यहां पर कौन सा पेंशन स्कीम काम करती है और वो कितना बेनिफिशियल होगी अगर हम एनपीएस से कंपेयर करें। और लास्टली हम बात करेंगे पेंशन में भी टैक्स लगती है क्या और कितना टैक्स बेनिफिट आपको पेंशन से मिल जाती है। नेशनल पेंशन स्कीम एक रिटायरमेंट बेनिफिट है जो आपको बुढ़ापे में सुरक्षा और सहारा देती है। जब आप रिटायर करते हैं, जो अमूमन 60 ईयर होता है, 60 साल के बाद आप रिटायर करते हैं, तो उसके बाद आपको लाइफ टाइम तक, जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपको पेंशन मिलेगा। अगर आपकी मृत्यु हो गई तो आपके परिवार को पेंशन मिलेगा। जब गवर्नमेंट ने 2004 में एनपीएस लागू किया था ना, तो वो सिर्फ गवर्नमेंट इंप्लॉय के लिए था, लेकिन 2009 में ये एनपीएस सारे आम जनता के लिए भी खोल दिया गया। चाहे आप इंप्लॉय हो, गवर्नमेंट इंप्लॉय, नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय हो, चाहे आप अपना धंधा करते हो, अपना व्यापार करते हो, या कोई आदमी कुछ भी नहीं कर रहा है और उसको भी अगर लगता है कि मेरे को अपना बुढ़ापा सिक्योर करना है तो वो एनपीएस ले सकता है। नेशनल पेंशन स्कीम जो पीएफआरडीए से रेगुलेट होता है, ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यहां से एनपीएस को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, यहां पर जो भी आप पैसा लगाते हो ना, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। मींस ऐसा नहीं है कि आज आपने पैसा लगाया और आप 1-2 साल बाद पैसा निकाल लोगे, नहीं। ठीक है, आफ्टर रिटायरमेंट मींस आप जो पैसा यहां एनपीएस में लगा रहे हो वो आपको रिटायरमेंट के बाद ही मिलेगा। मींस 60 ईयर के बाद ही आपको यह पैसा मिलेगा। और जो आप पैसा एनपीएस में लगाते हो ना, वो ये डिपार्टमेंट जो है आपका शेयर मार्केट में ये पैसा को लगा देती है। शेयर मार्केट हमेशा रिस्क होता है, हाई रिस्क वहां पर होता ही है, इसीलिए हम इसको अनसिक्योर्ड भी बोलते हैं। मींस शेयर मार्केट की अगर बात करें तो वो आपको सीधा राजा भी बना सकता है और रंक भी बना सकता है। ठीक है, और यहां पर हाई रिस्क होने के कारण आपको हाई रिटर्न भी मिल जाता है। 9 से 10% तक आपको इंटरेस्ट मिलता है। ये 9 से 10% के बीच में फ्लैक्चुएट करता है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन देख के ही पता चलता है, एक व्यक्ति काम कर रहा है, बाद बाकी देखो इनको देख रहे हैं टुकुर टुकुर, है ना, कि काम काम क्यों कर रहे हो भाई, सरकारी संस्था में तो काम करना ही नहीं है, यहां तो मस्ती करना है, बैठ के पैसा सैलरी उठाना है। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सरकारी संस्था होते हैं, वहां पर जो इंप्लॉय होते हैं ना, उनका एनपीएस अकाउंट जो होता है उसमें इंप्लॉय अपने सैलरी का, एक साल में उसका जो सैलरी बन रहा है और एक साल में जो उसको डियरनेस अलावेंस, महंगाई भत्ता जो उसको मिला है, दोनों को जोड़ करके जितना भी टोटल अमाउंट आएगा उसका 14% इंप्लॉय भी कंट्रीब्यूट करेगा और इंप्लॉयर तो यहां पर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट भी उसमें 14% कंट्रीब्यूट करेगा। बात करें नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं, और देख के ही पता चलता है मोहतरमा को कि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करती होंगी, क्योंकि भैया प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जम जम के काम करना होगा। काम नहीं करोगे तो आपको हटा दिया जाएगा वहां से। ठीक है, तो यहां पर जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, यहां पर जितना इंप्लॉय का एक साल का सैलरी और डीए है ना, उसका 10% इंप्लॉय भी कंट्रीब्यूट करेगा और मालिक जो है वो भी कंट्रीब्यूट करेगा 10%। 10% से ज्यादा भी बढ़ा सकते हो आप, इंप्लॉय और एम्प्लॉयर जो है आपस में डिस्कशन करके इसको बढ़ा भी सकता है। बात करें आम जनता की, जो ना तो कोई इंप्लॉय है, ना तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, ना ही तो कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, ये अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपना धंधा कर रहे हैं, या कुछ भी नहीं कर रहे हैं और इनको अपना बुढ़ापा सिक्योर करना है, तो इनको भी तो एनपीएस लेना होगा ना। तो ये एक साल में कम से कम 500 रुपया कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर ये टीयर 1 में है। मैं बताऊंगा टीयर 1 टीयर 2 क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो एक साल में कम से कम 500 रुपया, और एक साल में अगर टीयर 2 में है तो कम से कम 1000 रुपया आपको कंट्रीब्यूट करना होगा। ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। एनपीएस का पैसा आप कब निकाल सकते हैं, तो पहला नंबर हो गया कि एनपीएस का पैसा आप तभी निकाल सकते हैं जब आप रिटायर हो जाएंगे। मींस आपका 60 साल से ऊपर उम्र हो जाएगा, तभी आप पैसा निकाल सकते हैं। और जब वो आपको पैसा मिलेगा भी ना, तो वो पूरा पैसा आपको एक बार में नहीं मिलेगा। आपको 60% पैसा, जितना आपका जमा उसका 60% आपको एक बार में मिल जाएगा, और ये बिल्कुल टैक्स फ्री है, इसमें कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन जो 40% अमाउंट आपका बचेगा ना, उसको आपको छोड़ना होगा। गवर्नमेंट उसको री इन्वेस्ट करेगी, दोबारा उसको इन्वेस्टमेंट करेगी, और वहां से जो भी रिटर्न आएगा ना, उसके बेसिस पर आपको पेंशन दिया जाएगा। देखो, ये पेंशन का अमाउंट फ्लैक्चुएट करता है। ठीक है, आपका ये 40% अमाउंट पर डिपेंड करता है। अगर ये अमाउंट ज्यादा है तो पेंशन आपको ज्यादा मिलेगा, कम अमाउंट है तो कम पेंशन मिलेगा। हमारा अभी 60 ईयर हुआ नहीं, हम रिटायर नहीं हुए, लेकिन हमको पैसा का जरूरत है,
तो हम पैसा निकाल सकते हैं बीच में भी, लेकिन सिर्फ 3 पर्पज से हम पैसा निकाल सकते हैं। एक हो गया अपनी शादी के लिए, अपना शादी तो भैया सबको करना ही है, अपनी शादी के लिए अगर पैसा चाहिए आप निकाल सकते हो पैसा, अपने बच्चों की शादी करनी है आप पैसा निकाल सकते हैं, अपने भाई बहन की शादी करनी है आप पैसा निकाल सकते हैं। दूसरा नंबर एजुकेशन, खुद का पढ़ाई, अपने पति या पत्नी जो भी है उसका पढ़ाई, या बच्चों का पढ़ाई, या भाई बहन का पढ़ाई करने के लिए भी पैसा आप निकाल सकते हैं, या तो घर बनाने के लिए भी पैसा निकाल सकते हैं, या घर खरीदना हो तो उसके लिए भी पैसा आप निकाल सकते हैं। लेकिन यहां कंडीशन यह है कि आपका एनपीएस अकाउंट लिए कम से कम 10 साल हो गया हो। 10 साल के से पहले तो आप पैसा निकाल ही नहीं सकते। 10 साल हो गया तो ये 3 पर्पज से आप पैसा निकाल सकते हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 25% पैसा आप निकाल पाएंगे। जितना आपका टोटल जमा है उसका सिर्फ 25% ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। बात करें टैक्स में आपको कितना बेनिफिट मिल जाता है, तो देखो जितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे ना एनपीएस में, उसके बेसिस पर आपको टैक्स में डिडक्शन मिलता है, टैक्स में बेनिफिट मिलता है। देखो डिडक्शन जो है अंडर सेक्शन 80CCC में आपको 1,50,000 रुपए तक का मैक्सिमम छूट मिलता है, और अगर अंडर सेक्शन 80CCD का बात करें तो यहां पर आपको 50,000 रुपए तक का मैक्सिमम छूट मिलता है। मींस ओवरऑल बात करें तो आपको 2 लाख रुपए तक का टैक्स में बेनिफिट मिलेगा अगर आप एनपीएस लेते हो। बात करें ममता दीदी की, तो अभी तक इन्होंने वेस्ट बंगाल में एनपीएस लागू नहीं किया है। यह अपना खुद का पेंशन स्कीम चलाती है जिसका नाम है WB, मींस वेस्ट बंगाल जॉय बांग्ला पेंशन स्कीम। ये पेंशन स्कीम सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बीपीएल धारी होंगे, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं जिसके पास राशन कार्ड होगा, जो कोटा वाला चावल वगैरह खाते हैं ना, सिर्फ उनके लिए पेंशन स्कीम है। तो मैं तो यही बोलूंगा ममता दीदी को, हाथ जोड़ करके इनको यही मैं बोलूंगा कि ममता दीदी आप एनपीएस अपने स्टेट में लगाओ, क्योंकि एनपीएस सभी लोगों के लिए, हमने देखा आम जनता के लिए खोल दिया गया एनपीएस, सभी को बेनिफिट मिलेगा। आप जो पेंशन स्कीम चला रहे ये तो सिर्फ बीपीएल धारी को फायदा दे रहा है, और जो लोग होंगे अगर उनको भी अपना बुढ़ापा सिक्योर करना है तो वो कहां जाएंगे। ममता दीदी आप अपने स्टेट में एनपीएस लगाओ, ये मेरा गुजारिश है, और आप भी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर देना। बात करें अपने देश के आर्म फोर्सेस की, तो इनको देख करके अपना भैया सीना तो चौड़ा हो जाता है और इनको नमन करने का मन करता है, क्योंकि ये हम अपने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं, अपने परिवार से भी ऊंचा अपने देश को रखते हैं। इनको एनपीएस से बाहर रखा गया है, नेशनल पेंशन स्कीम से इनको बाहर रखा गया, क्योंकि इनको हमारी गवर्नमेंट आज भी पुरानी पेंशन देती है। पुरानी पेंशन और एनपीएस में यही डिफरेंस है कि पुरानी पेंशन में सिर्फ गवर्नमेंट उसमें कंट्रीब्यूट करता था, आपका सैलरी से कुछ भी पैसा इसमें नहीं कटेगा। लेकिन एनपीएस में क्या है कि आपका सैलरी से भी कटेगा और मालिक भी उसमें पैसा कंट्रीब्यूट करेगा। तो मांग की जा रही है कि आर्म फोर्सेस को भी एनपीएस से जोड़ दिया जाए, लेकिन हालांकि हमारे गवर्नमेंट ने इसको ठुकरा दिया इस प्रस्ताव को, और मैं भी मानता हूं कि इनको पुराना पेंशन ही मिलना चाहिए, क्योंकि जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे रहे हैं उसको आम जनता के जैसा देखना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और आप भी अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना कि क्या एक सेना जो है हमारे देश का, उसको आम जनता के जैसा देखना, आम लोगों के जैसा देखना क्या सही होगा। आई होप कि आपको एनपीएस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग क्या है, और वीवो आईपीएल को टाटा आईपीएल क्यों कर दिया गया, इसमें रतन टाटा का क्या कंट्रीब्यूशन है, गलवान घाटी जो है वो किस तरह से आईपीएल से रिलेटेड है, और बीसीसीआई जो है वो एक टैक्स फ्री ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा क्यों है, क्योंकि इनकी कमाई तो काफी ज्यादा है, तो इनको क्यों टैक्स फ्री किया गया है, इसकी भी बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।